नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करा रहे हैं। और ये आज की हमारी हो जाती है उत्तर प्रदेश स्पेशल की दूसरी क्लास। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश की एक क्लास करा दी है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको पहली क्लास मिल जाएगी उत्तर प्रदेश स्पेशल की। और इस क्लास में आपको मिल जाते हैं टोटल 250 प्रश्न, और ये 4 से 5 वीडियो में हम इसको कवर करा देंगे। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, एक क्वेश्चन को भी आपको स्किप नहीं करना है। और इस तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, और इस बार भी आपसे पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल का दूसरा वीडियो। पहले ही वीडियो में हमने करा दिए हैं टोटल 1 से 40 प्रश्न, और यहाँ हमारे हो जाते हैं 41 से स्टार्ट हो जाएगा ये दूसरा वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है आज का, देख लेते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नक्कटैया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपसे पूछा गया है, नक्कटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है वाराणसी में। जो नक्कटैया मेला है ये लगता है वाराणसी में। और बात करेंगे इसके बारे में तो ये वाराणसी का एक प्रसिद्ध मेला हो जाता है। और इसमें क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नक्कटैया मेला तो वाराणसी में लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रभु श्री राम का रथ का जो है आकर्षण का केंद्र होता है। ठीक है, इसमें एक रथ होता है, और इसके अलावा रावण की जो बहन है सुपर्णखा के नाक काटे जाने के बाद इस मेले का अंत होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है नक्कटैया मेला। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। नक्कटैया मेला इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मेले में सुपर्णखा की नाक काटी जाती है, उसी के द्वारा फिर इसका मेले का अंत होता है। ठीक है, झांकियाँ वगैरह भी निकाली जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती है, लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है कि नक्कटैया मेला आपका लगता है वाराणसी में, और ये सुपर्णखा की नाक काटे जाने के उपलक्ष्य में लगता है, और वहीं पर इसका अंत भी होता है। ठीक है, इतनी बात आपने समझ लिया है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ स्थित हो जाएगा? ये कहाँ स्थित हो जाएगा? रामपुर में हो जाएगा, आगरा में, लखनऊ में, या फिर आपका कानपुर में। कुछ समय आप ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रामपुर में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय ये रामपुर में स्थित हो जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना का वर्ष भी आपसे पूछा जाएगा। इसकी स्थापना कब हो जाती है, या फिर इसका निर्माण कब हो जाता है? तो इसका अगर निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण हुआ है आपका 1900। ठीक है, 1997 में इसका निर्माण हो जाता है। 2000 में इसको जो है गवर्नमेंट अपने अधीन कर लेती है। 2000 में गवर्नमेंट अपने अधीन कर लेती है इसको, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, निर्माण आपका हो जाता है 1997 में, और गवर्नमेंट के ये अधीन हो जाता है, जो संस्कृत हो जाता है संस्कृति विभाग के अधिकार में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, और ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ए। भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन कहाँ स्थित हो जाएगा? तो भारत कला भवन स्थित हो जाता है ये BHU परिसर में। और BHU परिसर कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाता है बनारस में। इसका भी आपसे जो है स्थापना का वर्ष आपसे पूछा जा सकता है। भारत कला भवन की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हो जाती है 1920 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1920 में भारत कला भवन की स्थापना हो जाती है BHU परिसर बनारस में। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये सभी जानते हैं, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गेहूं का। इसके बाद में कौन आ जाएगा ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। सबसे नंबर 1 पे तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नंबर 1 पर आपको उत्तर प्रदेश आ जाता है। अगर आपसे नंबर 2 पूछ लिया जाता है, क्योंकि 4 नंबर तक तो आपको याद रखना जरूरी हो जाता है, तो नंबर 2 पर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। नंबर 3 की बात करेंगे तो आपका आ जाता है पंजाब। ठीक है, और 4 की बात करेंगे तो 4 नंबर पर आपका आ जाएगा हरियाणा। ये चारों आपको याद रखने, इनसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर MP, फिर पंजाब, फिर आपका
हरियाणा। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है ये प्रसिद्ध हो जाता है अपने दशहरी आम के लिए। दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध हो जाता है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद। तो मलिहाबाद आता है ये आपका लखनऊ जिले के अंतर्गत आ जाता है। लखनऊ का एक छोटा सा शहर हो जाता है मलिहाबाद। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। और यूपी का मैंगोलैंड किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा बन जाता है यहाँ से। उत्तर प्रदेश का मैंगोलैंड कहा जाता है मलिहाबाद को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैंगो लैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी हो जाता है मलिहाबाद। मलिहाबाद हो जाता है आपका लखनऊ में, और ये दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हो जाता है उत्तर प्रदेश का। मलिहाबाद से कई बार जो है क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को पहले भी मिला है, और इस बार भी जो है इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? जैविक आपदा घोषित की गई है, और ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आया हुआ है। तो जैविक आपदा आपकी घोषित की गई है यमुना नदी, और यमुना नदी के बाद गोमती नदी को भी जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है आपसे केवल उत्तर प्रदेश की नदियों में कौन सी पर्यावरण आपदा घोषित की गई है। तो सबसे पहले नंबर पर आपकी आ जाती है यमुना। दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो दूसरे नंबर पर आएगी आपकी गोमती नदी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, यमुना नदी से और एक आपका गोमती नदी से। ठीक है, दोनों उत्तर प्रदेश की नदी ये हो जाती हैं, और दोनों हो जाती हैं आपदा घोषित। आपदा नदी घोषित हो जाती हैं दोनों। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? किसके द्वारा बनाया जाता है द्वितीय राजधानी? तो ये बनाया जाता है कालाशोक के द्वारा। ठीक है, कालाशोक थे। कालाशोक कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कालाशोक है ये थे शिशुनाग के पुत्र। ठीक है, शिशुनाग के पुत्र हो जाते हैं कालाशोक, और कालाशोक ने द्वितीय राजधानी बनाया था वाराणसी को। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? राज्य के किस जिले में हुआ था जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर उनका जन्म? तो उनका जन्म हो जाता है वाराणसी में। ठीक है, ये कहा जाता है जो आपके तीर्थंकर थे पार्श्वदास, उनका जन्म हुआ था आज से लगभग 3000 साल पहले। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था वाराणसी में। और ये इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय राजा थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि इक्ष्वाकु जो क्षत्रिय थे, ठीक है, तो उनके जो है ये राजा थे, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिलहाल आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में हो जाता है इनका जन्म। और ये पूछा जाएगा कि ये कौन से तीर्थंकर हैं, तो ये 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं जैन धर्म के। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना किसको कहा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। और ये भी जो है क्वेश्चन कई बार ट्रेंड करता है, कई बार आपकी परीक्षाओं में ही देखा गया है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाते हैं गौतम बुद्ध। और इनका जो अधिकांश जीवन है वो उत्तर प्रदेश में व्यतीत होने के कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, कहीं कहीं आपको बिहार भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्योंकि गौतम बुद्ध का जो अधिकांश जीवन है, जैसे सारनाथ में इन्होंने जो है उपदेश दिए थे, पहला उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है। तो इस तरह से ज़्यादा जो इनका समय व्यतीत हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसी वजह से बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। टोपरा जो सहारनपुर में था, और मेरठ के जो अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन ले गया था? टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लेकर गया था? तो दिल्ली लेकर जाता है इनको फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा गया है कि फिरोज शाह तुगलक आया था आपका 1364 ईस्वी में। ठीक है, मेरठ में आया था 1364 ईस्वी में। और मेरठ के भ्रमण के वक्त उसकी नज़र पड़ी थी अशोक स्तंभ पर, और उसको जो है उसकी खूबसूरती देखकर जो फिरोज शाह तुगलक है वो रीझ गया था, और उसके बाद उसने खिजराबाद की तरह मेरठ में लगे इस अशोक स्तंभ को भी
अपने किले में स्थापित करा दिया था दिल्ली में। ठीक है, इतनी बात आपको इसको याद रखनी है। मेरठ में आ जाता है फिरोज शाह तुगलक 1364 ईस्वी में और अशोक स्तंभ को ले जाता है अपने साथ और ये दिल्ली में स्थापित कर देता है। मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनबी कन्नौज पर आक्रमण करता है 1018 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले करता है वो 1018 ईस्वी में। 1018 ईस्वी में ये कौन सा आक्रमण हो जाता है? तो 1018 ईस्वी में था ये इसका 12वां आक्रमण। इतनी बात आपको समझ लेनी है। मोहम्मद गजनबी का 12वां आक्रमण था 1018 ईस्वी में और ये किया गया था कन्नौज के ऊपर। इसके बाद बुलंदशहर के शासक थे हरदत्त, उनको जो है उनको पराजित कर दिया था मोहम्मद गजनबी ने। और इसके बाद 1019 ईस्वी में फिर से आक्रमण करता है। 1019 ईस्वी में फिर से आक्रमण करता है कन्नौज पर और इस समय कौन हो जाते हैं? तो इस समय उनके जो राज्यपाल थे, वहाँ के शासक के जो राज्यपाल थे, उन्होंने बिना युद्ध के ही गजनबी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनबी ने 2 बार कन्नौज पर आक्रमण किया था, 1018 ईस्वी में और 1019 ईस्वी में। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। ईयर, ये संख्या भी आपको याद रखनी है कि 12वां आक्रमण हो जाता है मोहम्मद गजनबी का। प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी थी, उसमें 85 जवानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। ये संख्या आपसे पूछी जाएगी कितने जो हैं जवान थे, तो 85 जवान थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था मेरठ से। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इनका नेतृत्व कर रहे थे हमारे धन सिंह कोतवाल। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, इसी से जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। धन सिंह कोतवाल इन 85 सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे और क्रांति को पहला कदम कहा जाता है आज़ादी के लिए। चिंगारी माना जाता है जब आज़ाद हमारा देश हुआ है, तो ये पहला स्वतंत्रता आंदोलन भी इसको कहा जाता है 10 मई 1857 को। ये मेरठ क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको इससे समझ लेनी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप गोरखपुर में हुआ था आपका चोरा चोरी हत्याकांड। ये कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो चोरा चोरी हो जाता है ये 4 फरवरी 1922 को। और चोरा चोरी की जो घटना है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है चोरा चोरी करके, चोरी चोरा के नाम से। और इसमें क्या हुआ था, तो भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। इसमें छुपे हुए थे 22 पुलिसकर्मी, वो जिंदा जल गए थे। ठीक है, उसमें सारे जो है वो 22 के 22 मर गए थे जलने के बाद में। और इसी घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि चोरी चोरा कांड का अब नाम बदल दिया गया है, तो इसको चोरी चोरा घटना के नाम से अब जाना जाएगा। ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रखनी है। चोरा चोरी अभी कांड नहीं कहा जाएगा, तो चोरा चोरी एक घटना कहा जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पूछी गई है। और यहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, 100% आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप झांसी देख रहे हैं और झांसी जो है 100% बच्चों ने इसका आंसर जो है झांसी लगा दिया होगा, सोच भी लिया होगा कि इसका जो है झांसी आंसर आने वाला है। लेकिन ये सब गलत है, इसका आंसर झांसी नहीं आएगा। ठीक है, झांसी में वो रहती थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो जाती है, लेकिन उनका जो जन्म है वो झांसी में नहीं हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हो जाता है? सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हो जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हो जाता है। और इनका जो जन्म स्थान है, ये स्थान हो जाता है इनका वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे झांसी के नाम से यहाँ कन्फ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, जन्म स्थान आपसे पूछा गया है। और 18 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ है और 18 जून 1858 को इनकी हो जाती है मृत्यु अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। ठीक है,
1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये शहीद हो जाती हैं। इनको शहीद वीरांगना के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जन्म आपसे पूछा गया तो वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद हो जाते हैं ये इलाहाबाद में। वर्तमान में इलाहाबाद को कहा जाता है प्रयागराज, और प्रयागराज का हो जाता है अल्फ्रेड पार्क, जिसमें चंद्रशेखर आजाद चारों तरफ से इनको जो है अंग्रेजों ने घेर लिया था और ये लड़ रहे थे। लेकिन लड़ते लड़ते जब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, एक गोली मात्र इनके पास बचती है, और इन्होंने कह दिया था कि मैं जो है किसी अंग्रेज की गोली से नहीं मरूंगा। तो इन्होंने एक गोली को अपनी कनपट्टी पर लगाकर अपने आप को गोली मार ली थी और ये शहीद हो गए थे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और ये कहाँ की बात है, तो ये अल्फ्रेड पार्क हो जाता है आपका प्रयागराज में। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए पूछा गया है आपसे सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? तो सर्वाधिक उपयुक्त हो जाता है यहाँ पर ज्वार और अरहर। ये सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती हैं और इनके लिए ही सर्वोपयुक्त माना जाता है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। निम्नलिखित में किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो किसको स्पर्श नहीं करती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश का मैप हो जाता है और उत्तर प्रदेश के मैप में आपको दिखाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल हमारी लगती है नेपाल से। ठीक है, उत्तर प्रदेश केवल नेपाल की सीमा को टच करता है। सबसे पहले आपका ऑप्शन में दिया गया था बलरामपुर। बलरामपुर की स्थिति आपने देख ली है, तो बलरामपुर ये आपका टच कर रहा है सीमा को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ऑप्शन में आ जाता है बस्ती। तो बस्ती जो है आपका टच नहीं कर रही है कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, ये आप देख सकते हैं। बस्ती के बाद आपका पूछा गया था पीलीभीत। तो पीलीभीत भी ये इंटरनेशनल बाउंड्री को टच कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपका आ जाता है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती भी एक छोटा सा जो है एरिया हो जाता है श्रावस्ती का, ये भी नेपाल की सीमा को टच कर रहा है। ठीक है, ये इतना एरिया है, इस एरिया से जो है एक क्वेश्चन आपका बनता है और यही बनेगा आपका कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कौन सा टच करता है या फिर कौन सा टच नहीं करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हम देख लेते हैं कौन सा हो जाता है। फिलहाल जो है बस्ती जो है टच नहीं कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया था किन जिलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो ये बलरामपुर की भी करती है, पीलीभीत की करती है और श्रावस्ती की भी करती है, लेकिन बस्ती की सीमा स्पर्श नहीं करती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। ठीक है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में विभाजित किया गया है जलवायु की दृष्टि से? तो जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को किया गया है 3 भागों में विभाजित। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हो जाते हैं? तो सबसे पहले आपका मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र हो जाता है, एक नंबर की बात करेंगे तो ये हो जाता है जो मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका ऊपरी गंगा वाला क्षेत्र, जो आपकी ऊपरी गंगा है ये क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है जो केंद्रीय पठार होता है। ठीक है, ये 3 भाग आपके हो जाते हैं जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। और मथुरा जिले में कितनी वर्षा होती है? तो मथुरा जिले में होती है केवल 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है आपकी मथुरा जिले में। ये फिगर भी आपको याद रखनी है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है।
जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाखी नगर आपसे पूछे गए हैं। 10 लाख की जनसंख्या वाले कितने नगर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये आपको बताना है कितने हो जाते हैं और कौन कौन से हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 7। 2011 की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख ही नगर हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के 7। कौन कौन से हो जाते हैं ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका कानपुर। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है लखनऊ। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा गाजियाबाद। 4 नंबर पर आपका आ जाता है आगरा। ये सभी आपके हो जाते हैं 10 लाख नगर। 5 नंबर पर आपका पूछा गया है तो मेरठ आ जाएगा। 6 नंबर पर आपका आ जाता है इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और 7 नंबर पर आपका आ जाता है वाराणसी। ठीक है, ये 7 नगर हो जाते हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाते हैं 10 लाख ये नगर। इनकी जनसंख्या हो जाती है 10 लाख से अधिक। ठीक है, इस तरह से आप ये 7 नगरों को आप याद रख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा गया है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला हो जाता है आपका महोबा। ठीक है, ये हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम तो आपको पता लग गया है, सबसे कम हो जाता है आपका महोबा। सबसे अगर ज़्यादा आपसे पूछ लिया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये हो जाता है प्रयागराज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे कम आपका महोबा हो जाता है और सबसे ज़्यादा आपका हो जाता है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या नगर आपसे पूछा गया है। अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाता है सरयू नदी के किनारे। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है, गोरखपुर आपका किस नदी के किनारे स्थित हो जाता है? गोरखपुर से भी आपका बनता है। तो गोरखपुर हो जाता है आपका ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, गोमती नदी के किनारे आपसे पूछा जाएगा तो ये लखनऊ हो जाता है, गोमती नदी के किनारे पर। ठीक है, ये आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों से मिलने से बनी है? किन नदियों के मिलने से बनी है गंगा नदी, ये आपसे पूछा गया है। तो गंगा नदी का थोड़ा सा हम आपको मैप दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी किन किन नदियों से मिलकर बनी है। आपको समझने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। देख सकते हैं मैप के माध्यम से, जब आपकी चलती है अलकनंदा नदी, सबसे पहले आपकी चलती है केदारनाथ से, तो केदारनाथ से आपकी अलकनंदा चलती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं अलकनंदा की स्थिति। अलकनंदा में सबसे पहले विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाएगी धौली गंगा। ठीक है, ये धौली गंगा कहाँ से आई है? तो ये आई है बद्रीनाथ से। जब बद्रीनाथ से धौली गंगा मिल जाती है अलकनंदा में, तो यहाँ से इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। और अलकनंदा जब चलती है आगे तो यहाँ जो है एक नंद प्रयाग आ जाता है। ठीक है, नंद प्रयाग आता है तो नंद प्रयाग में इससे मिल जाती है आपकी नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंद प्रयाग में मिलेगी नंदाकिनी नदी, यह आप देख सकते हैं नंदाकिनी नदी। यह अगर जब मिल जाती है नंद प्रयाग में अलकनंदा से, इसके बाद ये फिर चलती है तो फिर इसमें आगे जो है कर्ण प्रयाग आ जाता है। और कर्ण प्रयाग में आपकी मिल जाती है पिंडार नदी। ठीक है, इस तरह से आप यार याद रख सकते हैं कि कर्ण ने जो है अपने पिंड दान कर दिए थे। इस तरह से कुछ इसकी ट्रिक बनाकर आप इसको याद रख सकते हैं। कर्ण ने अपने पिंड दान कर दिए थे, इसलिए वो पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में आकर मिल जाती है। इसके बाद आगे चलती है अलकनंदा, ये अलकनंदा ही चल रही है अभी। अलकनंदा जब आगे चलती है तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये रुद्रप्रयाग आ जाता है। और रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है इससे मंदाकिनी नदी। लेफ्ट साइड से आ रही है ये मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से आई है? तो मंदाकिनी आई है ये गंगोत्री से। यहाँ आप देख सकते हैं गंगोत्री से आई है आपकी मंदाकिनी नदी। तो ये हो जाता है रुद्रप्रयाग में। ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। रुद्रप्रयाग से आगे चलेंगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पर देवप्रयाग। और देवप्रयाग में दो नदी मिलती हैं, एक मिल जाती है आपकी अलकनंदा जो सीधी चली आ रही है अलकनंदा। और अलकनंदा में आकर मिल जाती है भागीरथी नदी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं भागीरथी नदी कहाँ से आ रही है। और इस तरह से जब ये देवप्रयाग में मिलेगी भागीरथी और अलकनंदा, उसके बाद ये बन जाती है गंगा नदी। ठीक है,
गंगा नदी आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में, और इतनी बात आपने समझ ली है गंगा नदी कहाँ से बनती है, किस किस नदी के द्वारा ये आती है। और सबसे पहले केवल अलकनंदा आती है, और अलकनंदा में जो बाकी नदियाँ हैं साइड से वो मिलती चली आती हैं, लेकिन नदी वो आपकी अलकनंदा ही रहती है। और अलकनंदा सबसे बाद में मिलती है भागीरथी नदी से, और भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलेगी तो ये बन जाएगी गंगा नदी। इतनी बात आपने समझ लिया मैप के माध्यम से। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनी है। तो हमने समझ लिया है, जब आपकी भागीरथी नदी आ जाती है और ये अलकनंदा आ जाती है तो देवप्रयाग में मिलन हुआ है अलकनंदा और भागीरथी नदी का। ठीक है, इस तरह से आपने समझ लिया है, और यही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है फुल्लर झील के बारे में। तो फुल्लर झील आपकी हो जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और फुल्लर झील है ये जिसको पंगेती फुल्लर या फिर गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। जो आपकी फुल्लर झील है इसको गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि गोमत ताल किसको कहा जाता है, तो गोमत ताल कहा जाता है ये फुल्लर झील को। और फुल्लर झील हो जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो गोमती नदी गंगा में मिलती है ये गाजीपुर में, और गाजीपुर का एक स्थान हो जाता है सैदपुर। ठीक है, वहाँ पर गोमती मिल जाती है गंगा नदी से। गंगा नदी में विलय हो जाता है गोमती नदी का। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण ये कहाँ से प्रकाशित होती है, ये आपसे पूछा गया है। कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है गोरखपुर की गीता प्रेस से। ठीक है, गीता प्रेस आपको याद रखना है, गीता प्रेस से ही प्रकाशित होती है आपकी कल्याण पत्रिका। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है। किस पर बल देती है विद्या वाहिनी परियोजना। विद्या वाहिनी परियोजना है इसकी शुरुआत हो जाती है 2003 से, और ये आ जाती है इसके तहत जो है, जो आपके स्कूल होते हैं, स्कूल में आईटी शिक्षा को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने के लिए इसको लाया गया था। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आपकी ऑनलाइन चलेंगी, तो ऑनलाइन चलेंगी तो उसके लिए आपको नेट की आवश्यकता होगी, और जब नेट की आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से संबंधित मानी जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा पर जो है ये बल देती है विद्या वाहिनी योजना, और 2003 में ये आ जाती है। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है। उर्दू को स्वीकार किया गया है द्वितीय भाषा के रूप में, तो ये स्वीकार कर लिया जाता है इनको 1989 ईस्वी में। ठीक है, 1989 ईस्वी में हो जाता है। और ये किस अधिनियम के तहत हुई है, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम। ठीक है, ये 51 आपको याद रखना है। इसके तहत 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है। इस ये कब से शुरू किया जाता है स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो जाती है जुलाई 2000 में। ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको इसका आंसर जो है 2001 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन जो एक्चुअल है वो हो जाता है आपका जुलाई 2000 में इसकी शुरुआत हो जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट के किसके विकास पर जोर दिया था। हंटर कमीशन ने किसके विकास पर जोर दिया था। तो हंटर कमीशन जो 1882 में आया था उसके द्वारा दिया जाता है प्राथमिक शिक्षा पर जोर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सी। हंटर कमीशन 1882 में आ जाता है, और प्राथमिक शिक्षा पर यह अधिक जोर देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1882 में हंटर कमीशन रिपोर्ट जब आई थी उस समय वायस राय कौन हो जाते हैं, तो वायस राय उस समय हो जाते हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन हो जाते हैं उस समय वायस राय। कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान
कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित हो जाएगा? कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो ये स्थान स्थित हो जाता है आपका आगरा में। और इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी, इसकी स्थापना कब हुई है? कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना हो जाती है। तो ये स्थापना की गई है इसकी 1953 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1953 में इसकी स्थापना हो जाती है आगरा में। नाम है इसका कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित हो जाएगा? तो उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित हो जाता है ये इलाहाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई है? जो आपका उच्च शिक्षा निदेशालय, स्थापना और इसका स्थान, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है सभी में। तो स्थान तो हो जाता है इलाहाबाद, और इसकी जो स्थापना है वो हो जाती है आपकी 1995 ईस्वी में। ठीक है, स्थापना आपसे पूछी गई है, इलाहाबाद में हो जाती है उच्च शिक्षा निदेशालय की। और ये जो उच्च शिक्षा निदेशालय है ये संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत स्थापित किया गया था इलाहाबाद में। ठीक है, ये आर्टिकल हो जाता है आपका 200 संविधान का, जिसके तहत स्थापित किया गया है उच्च निदेशालय को प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या आपसे पूछी गई है, कितनी हो जाती है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके हो जाते हैं 6। कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपका हो जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में हो जाता है। दूसरा आपका आ जाता है एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये अलीगढ़ में हो जाता है। तीसरा आपका आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो BR अम्बेडकर, ये हो जाता है आपका लखनऊ में। 4 नंबर पर आपका आ जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, और 5 नंबर पर आपका आ जाएगा राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में हो जाता है। और 6 नंबर पर आपका आ जाता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी। ठीक है, विश्वविद्यालय आपसे पूछे जाते हैं हर बार उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपसे पूछे गए हैं, कौन से हो जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं आपके लाइमस्टोन और डोलामाइट। ठीक है, ये पाए जाने वाले हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा और चंदौली जैसे जिलों में। ठीक है, इनमें पाए जाते हैं आपके लाइमस्टोन और डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में? तो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं आपके ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में पाए जाते हैं यूरेनियम के भंडार। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? किस प्रकार का लोहा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में आपका पाया जाता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, दोनों तरह का लोहा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए और बी, दोनों आपके सही हो जाते हैं। आपसे लोहे के बारे में पूछा जाएगा, सबसे का लोहा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे उच्च कोटि का हो जाता है आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, ये उच्च कोटि का लोहा माना जाता है, और इसमें 72% तक लोहा पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जो मैग्नेटाइट है इसमें 70 से 72% तक लोहा पाया जाता है। पाइराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राप्त होता है? पाइराइट आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राप्त होता है पाइराइट्स? पाया जाता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई है। भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई है, तो ये की जाती है 1955 ईस्वी में। ठीक है, और ये आज का हमारा हो जाता है लास्ट क्वेश्चन।
आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना, तो ये 1955 में हो जाती है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करा रहे हैं और एक एक करके हम सभी तरह के जो है सब्जेक्ट टॉपिक आपको करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।